अब मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है एंड इट इज फर्दर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक। अब जो टेस्ट आपके चल रहे हैं उसमें आप लोग केवल और केवल एमटीजी और एलएन के ऊपर फोकस करें। रेजोनेंस छोड़ दें, उसका रेजोनेंस थोड़ा 2 बार हो चुका है, तो एक आध क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसा है तो उसको अपने अलग से इसके अंदर ये इसमें मिल जाएगा। फिलहाल एमटीजी और एलएन इन दोनों के ऊपर फोकस करें। रेजोनेंस के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है उनका लेवल काफ़ी सिंपल है, उसमें से ज़्यादा आप जो पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, एलएन के अंदर भी मिल जाएंगे, एमटीजी की बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो उनमें से ऐसे उसके साथ आगे बढ़ें कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मेरे को नहीं आता। बार बार इस पॉइंट के ऊपर जोड़ते रहूँ। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड इट इज फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एपीजीपी के बारे में हमने कल बता दिया था। जीपी की nth टर्म क्या होगी, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा और कब एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मीन्स की बात की। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे तो उन n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट था वो एक ज्योमेट्रिक मीन की पावर n के इक्वल है। उसके बाद ये रिजल्ट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर आपके पास है सपोज ए और बी, उन दोनों के बीच अर्थमेटिक मीन आएगा a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन आएगा रूट ए बी। अगर इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ए माइनस जी की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए। एलसीएम ले लिया 2, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए। ये ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट अप्लाई होंगे ना इसमें सारे के सारे जो नंबर हैं उनका पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली जो आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, 2 का ज्योमेट्रिक मीन आपने रूट ए बी निकाल लिया, इसी प्रकार 3 के बीच में 3 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। उन तीनों का प्रोडक्ट रेज़ टू पावर 1/3। n नंबर्स हैं उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, उन सब का प्रोडक्ट रेज़ टू पावर 1/n। तो पावर जो 1/n है, जो सर्ड्स उसमें अपीयर हो रहे हैं, उस केस में अगर आपके पास पावर ऑफ सर्ड इवन है 2, 4, 6, 8 और एक आध अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव की पावर 1/2, 1/4, 1/6 और रियल नहीं होगा। तो ये रिजल्ट जो है वो अप्लाई होगा इस केस में जब सारे के सारे नंबर हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब आपके पास ये रूट है बेटा, उसमें अगर 2 के केस में तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ज़्यादा केसेस में फिर हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि नेगेटिव है, कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, क्या कुछ दिया हुआ है उस केस में, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो सारे के सारे नंबर स्पष्ट रूप से दिए हुए होंगे पॉजिटिव। लेकिन इवन जो है, इवन अगर टोटल 10 हैं तो 10 में से 2 नेगेटिव हो सकते हैं और उसके बाद 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास क्या होगा, उनका सभी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब a माइनस जी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ से a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी विल होल्ड, इक्वलिटी का मतलब ये इक्वल टू 0, 0 कब आएगा, इक्वलिटी विल होल्ड व्हेन a माइनस जी इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 और ये 0 आने का मतलब रूट a माइनस रूट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, रूट a इक्वल टू रूट बी, a इक्वल टू, जो इक्वलिटी है ना इस रिजल्ट में वो केवल और केवल उस केस में होल्ड होगी जब सारे के सारे नंबर आपस में
अगर नंबर डिफरेंट है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी विल बी देयर, स्ट्रिक्ट इक्वल टू नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर, अब इससे रिलेटेड इक्वेशन पूछा हुआ है, ए बी और सी पॉजिटिव रियल दिए गए, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर, इसी में एलन वाले असाइनमेंट में, आर पॉजिटिव रियल, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। एक क्वेश्चन आ गया, आपसे कहते हैं 4 रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर कोस स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। 4 रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर कोस स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। मैं बेटा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, बाकी खुद मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट मैंने देखा है, मैट वाला जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया नहीं होती बात। महेंद्रगढ़ जो आप लोगों से आगे गया हुआ है उनका मैट का रिजल्ट देखें और आपका अपना जो मैट का रिजल्ट है वो देखें। मेरे हिसाब से 80 प्लस हमारे यहाँ 4-5 बच्चे हैं मैक्सिमम। 80 प्लस मैट के अंदर 4-5 बच्चे मेरे को लगे जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। और NTSC का मतलब है एटलीस्ट 95 मार्क्स आपके मैट के अंदर आने जरूरी है, इतनी स्कोरिंग वहाँ जरूरी है, अदरवाइज सब कुछ डामाडोल हो सकता है। मतलब वहाँ 95 मस्ट है अगर आपको टॉप करना है, टॉप 5 में, या NTSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर वहाँ इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब किस लेवल पे प्रॉब्लम है, जहाँ तक शायद मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप लोग अपना जो रीजनिंग वाला पोर्शन है 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, उसी के ऊपर काम हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि 10th में आने के बाद मैट रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सा काम हो। रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सा काम अगर हुआ है ये, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हॉलीडेज़ के दौरान भी कभी कभार क्लासेस कभी होगी कभी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, ना का असर छोड़ने वाली बात है, क्योंकि कोई ये ना गई थी क्लास में लगी। अदरवाइज जो जुनून महेंद्रगढ़ के अंदर क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। मतलब जो डिफरेंस जहाँ लग रहा है मेरे को, वो मैट का रिजल्ट जो है वो प्रभावित कर रहा है। सेट का रिजल्ट कंपेरेटिवली ठीक ठाक, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 10, 12, 15 नंबर का अगर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। मैट में 66 मार्क्स है ना, चलो दिखा रखे हैं, मतलब जो वहाँ उसमें दिया वो उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। मैट के अंदर आप लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया सा नहीं है। अब कहाँ प्रॉब्लम है, अपने टीचर से बात करें, मेरे सर से बात करें, जो भी उसका समाधान निकले, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। अब कोई बात नहीं, कर लेंगे। कितना टाइम, 2 महीने के अंदर आ चुके आप। तो बेटा ये आप मेरे सर के सामने रखो बात। भाई क्लास देखो, वो बात मान ले, टीचर कोई भी हो, परफेक्ट कोई भी नहीं है। हाँ ये हो कि चलो 1 दिन 2 दिन के बाद वो डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब बार भेज लिया सर, एक ही बार, फिर वही रिस्पॉन्स सर की कल बताऊंगा। चलो मैं बात करता हूँ, नरेश सर से बात करते हैं इस मैटर के ऊपर, जो भी इसका समाधान निकल पाएगा निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते, अगर आपका सिलेक्शन रह गया किसी भी कारण से, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि भी उस साल इनके साथ ये था, स्कूल नहीं लगा था, टीचर के साथ प्रॉब्लम थी, सफ़र तो आप लोग करोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत ज़रूरी है उसमें इतना कॉन्फिडेंस कि 90 तो क्रॉस होने ही होने चाहिए। 95 प्लस मार्क्स अगर आपके रीजनिंग में आ रहे हैं तो ही आप ये मान के चलें कि कंफर्टेबल जोन में आ रहे हैं। भाई मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आती, वो मेरा काम नहीं है, कौन आता है कौन नहीं आता, वो मतलब आप मेरे सर से बात करो, प्रिंसिपल सर से बात करो। मुझे नहीं पता कि कौन आता है कौन नहीं आता, क्यों नहीं आता, और आता है वो क्यों आता है।
सर वो टॉपिक को सर क्लियर ही नहीं करते जिसमें मार्क्स कटते हैं सर, वो टॉपिक में लगे रहते हैं। वेन डायग्राम में सब तो इजी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम अरिथमेटिक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग सर वो में वो एक ही कराओ। टॉपिक पढ़ाई करेंगे सर इंटरव्यू क्यों में किसको डाउट होता है वो तो देखो अब मेरा भी जैसे मान लो इसके अंदर डाउट, मैं अपना बताऊं, डाउट का मतलब ये है कि भाई एक बार पढ़ाया था, अब आप लोग आगे वापस क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्सेप्ट से हो सकता है दूर हो गए, तो एक बार बता दिया, उसके बाद असाइनमेंट दे दिया, उसके डाउट्स डिस्कस हो गए। तरीका तो यही है, क्योंकि सारे के सारे बच्चों को उठाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव में हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम बच्चों को साथ लेकर चलें, मैक्सिमम को। अब मैक्सिमम बच्चों को साथ लेना है तो जो बच्चे लास्ट में रह गए उनको भी साथ लेना है। अब किस तरीके से चलना है वो आने का रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि भी मैक्सिमम को साथ लेने के चक्कर में ऊपर वाले जो टॉप 20-25 स्टूडेंट हमारे पास हैं उनका कहीं लॉस ना हो, क्योंकि डाउट्स लगभग वही 8-10 बच्चे होने के बेस हैं। अब मैं लगभग ये भी कर सकता हूँ कि डाउट ठीक है सोल्व किए और भेज दिए। क्लास में डाउट सोल्व करने का मतलब ये है, एक तो लिखा हुआ है और एक समझा रहे हैं, समझाते इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें साथ बोली जाती हैं कि भी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ लिया तो ये होगा, ऐसे पूछ लिया तो ये। तो अपनी प्रॉब्लम है, आप कोई बात नहीं, 5-7 बच्चे मैं नरेश सर को बोल दूँगा, ठीक है, आप भी 5-7 बच्चे जाके उनसे मिले कलेक्टिवली। सर आपका नाम ले देंगे सर। अगर मैथ्स कोई ऑनलाइन क्लास में बोला तब भी यही कहा कि मैं मैथ्स की फैकल्टी से पूछते हैं, या तो सर आपको समझाएंगे या मैं भाई अगर मैथ्स में आना होता फिर वो रीजनिंग में, मेरा मतलब सिर्फ यही है, एक्चुअल में मैं काम उसके ऊपर नहीं कर पाया, सीधी सी बात है, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो है कि मान लो कोई नया एकदम क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर 2, 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। किसी कॉन्सेप्ट से आ गया फिर उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मान लो मुझे ही नहीं पता उस गहराई के बारे में, मैं खुद जानकारी नहीं रखता, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर प्रियांशु ये कहेगा सर ये कैसे कर लिया, अब उस कैसे का आंसर, उसके लिए 4-5 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, इसे ऐसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर के ऊपर जाना पड़ता है कि भाई हाँ ये बात अब इस तरीके से बिल्कुल सही सेट बैठ रही है। टाइम लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका समाधान आ। ठीक है चलो मैं बात करता हूँ, मैं भी आज सोच रहा था छोड़ दो नहीं छोड़ना कोई समस्या का समाधान, पहले हमसे सर दिन के निकल जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं सोल्व कर देते हैं। किसका हो गया, अगर हो जाता है किसी बच्चे का तो वो एक्सप्लेन कर देता है, और फिर अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन में गलती होगी, छोड़ो क्वेश्चन में टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे ठीक है, इस मैटर को यहीं क्लोज करो, बात करते हैं नरेश सर से, बात करते हैं विक्रम सर से, बात करते हैं मनीष सर से, बात करते हैं, कोई बात नहीं, समस्या का समाधान हम करेंगे। जो आपके मुश्किल टॉपिक है रीजनिंग में, जिनमें आपको प्रॉब्लम है, चाहे भले ही आपकी 1-2 घंटे क्लास लगा के फिजिकली फिर वो टॉपिक क्लियर कराने पड़ो, काम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट चाहिए। इस कॉन्सेप्ट हमारे पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, a+b+c और इसकी। अब वैसे आप कुछ भी कोशिश करते रहें, इसकी मिनिमम वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी, कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ, क्या कुछ है एलसीएम वगैरह लें, कुछ भी करें, मेन कॉन्सेप्ट विशेष रूप से जहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है वहाँ ये कॉन्सेप्ट आप जरूर अप्लाई करके देखें, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक। अब मैं पहले इसके अंदर अप्लाई करता हूँ, मैंने 3 पॉजिटिव नंबर लिए ए, बी और सी, पॉजिटिव रियल नंबर है तो इनका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ a+b+c/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू a × b × c रेज़ टू पावर 1/2। 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना आपको पता है, नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन निकालना आपको आता है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया। अगर नंबर 2 की बजाय n दिए हुए हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स, मेनली मैंने बता दिया पॉजिटिव के ऊपर एक कंसेप्ट अप्लाई होगा, a1 + a2 + एंड सो ऑन an अपॉन में n आ गया अर्थमेटिक मीन। अगर आपको n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, ये नंबर ये हैं a1 a2 और an, n पॉजिटिव नंबर्स, इट विल बी a1 × a2 एंड सो ऑन an ऑल रेज़ टू पावर 1/n। अगर n नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उन सबको मल्टीप्लाई करके सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/n। और n नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालना है, 1 हार्मोनिक मीन बिटवीन
A1, A2 and so on an. It will be n upon 1 by A1 plus 1 by A2 plus and so on 1 by A. दो हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद अगर नंबर्स की संख्या 2 से ज़्यादा दी हुई है, उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, एक ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे और एक हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने पहले तो इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू निकाली, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 अरिथमेटिक मीन हो गया। मैंने 3 पॉजिटिव नंबर कंसीडर किए ए बी और सी, 3 पॉजिटिव नंबर कंसीडर किए ए बी और सी। इनके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी है वाली a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 अरिथमेटिक मीन आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी रेज टू पावर 1 बाई 3 ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यही प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी ऊपर लगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी अपॉन 3 अरिथमेटिक मीन आ गया। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई ए बी एंड सी ऑल रेज टू पावर 1 बाई। ये वाला 3 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। आपके पास 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और दोनों की राइट हैंड साइड अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इक्वेशन मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये इससे ग्रेटर या इक्वल, ये इससे ग्रेटर या इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 3 आ गया 9 और ए बी सी की पावर 1 बाई 3 है और साथ में 1 अपॉन ए बी सी की पावर 1 बाई 3 है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी जो है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 9। कब होगी, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, जब आपके पास a b और c इक्वल है, तीनों इक्वल होने का मतलब तीनों में से प्रत्येक 3 के इक्वल है। ठीक है, प्रत्येक 3 के इक्वल है तो ये बड़ा पार्ट कितना हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 कितना हो गया, 1 हो गया, और 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया, 9। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू 9 मिलेगी। कहाँ, जहाँ ए बी और सी आपस में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। 4 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर कोस स्क्वायर एक्स। 3 के इक्वल बेटा, इसमें क्या बताया मैंने, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब नंबर्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये केस हमारे पास था अलग अलग, यानी कि यहाँ पर सिचुएशन 2 पॉसिबिलिटी है, ए बी और सी आपके पास क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है a प्लस बी प्लस सी। आपके पास पहला केस था ये। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी और सी अपीयर हो रहा है, ए बी और सी में तीनों को 1 लेके चल रहा हूँ, तीनों को 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, वो भी कितना आ जाएगा, 3। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। मतलब 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ए बी और सी तीनों के 3 किसके इक्वल होने चाहिए, 3 के इक्वल, या तीनों के 3 किसके इक्वल होने चाहिए, 1। लेकिन इक्वलिटी होल्ड उसी केस में होगी जब नंबर आपस में, मतलब अरिथमेटिक मीन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन व्हेन द नंबर्स आर डिफरेंट, एंड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। दोनों में अलग अलग अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ भी आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी और सी तीनों 1 के इक्वल, और सेकंड पॉसिबिलिटी ए बी और सी तीनों 3। अगर मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको तो केवल और केवल कहाँ मिलेगी, जहाँ वो नंबर आपस में नंबर डिफरेंट है, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, इक्वल कभी भी नहीं। क्या कह रहे हो, ए बी सी को 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी और सी को 2 ले रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है,
तो बेटा बात वही आ गई ना कि नंबर आपको तीनों की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी। मतलब बात मेरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि मुझे तीनों की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, सेम। भाई सेम आपके पास आ रहा है तो ही इक्वलिटी होल्ड होगी। जो मेन पॉइंट इसमें है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि जिनके ऊपर ये रिजल्ट आप अप्लाई कर रहे हो, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन व्हेन द नंबर शार्प इक्वल। अब वो आपके पास और भी ऑप्शन मिल सकते हैं शायद, एक आध ऑप्शन और भी हो सकता है, 1/2 1/2 और 1/2 ले लो भाई, 1/2 1/2 और 1/2 ले लेंगे, साथ में 1/3 1/3 और 1/3 ले लेंगे, 1 1 हम ले लेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी वही होगी, वही होगी जहाँ तीनों नंबर आपस में कितने भी नंबर हैं, चाहे 3 की बजाय 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने भी हैं, इक्वलिटी विल होल्ड ओनली व्हेन द नंबर्स विल बी सेम, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नहीं होता, इसमें ये साथ नहीं होता, क्योंकि इसमें तो साथ ये भी दिया हुआ है, ABC वाली टर्म इधर भी है, ABC वाली टर्म इधर भी है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो मेरे पास फिर एक रिस्ट्रिक्शन होता कि जब तीनों का सम 3 है उससे बड़ा, इक्वलिटी विल होल्ड व्हेन ईच ऑफ देम इक्वल टू 1, जब तीनों में से प्रत्येक किसके इक्वल है 1। अब इधर से क्या करे थे, लिस्ट क्या, अरे लिस्ट वैल्यू कहाँ रहेगी अब इसमें, तो लिस्ट आ तो गई, इसकी लिस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ABC की पावर 1/3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब दोनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट की लिस्ट वैल्यू निकलवा रहा है। मतलब इसमें सिमेट्री नहीं होगी, किसी क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में जाएंगे, किसी क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। हम बात करते हैं 4⁴ प्लस 4⁴ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 4⁴ में दो नंबर ले लिए, 4⁴ दूसरा 4⁴ इन दो नंबर्स के ऊपर मैं ये रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ये रिजल्ट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। एक आध क्वेश्चन में, रेयर एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये इससे बड़ा या इक्वल हम लेके चलेंगे और हमारा क्वेश्चन मिलेगा। मैक्सिमम केसेज में जो यहाँ पर इनइक्वालिटी यूज हो रही है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक। ये दो नंबर में कंसिडर कर रहा हूँ, इसके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लें अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4⁴ इंटू 4⁴ और सारे की पावर 1/2। अगले स्टेप में 4⁴ इंटू 4⁴ बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। sin² प्लस cos² क्या हो गया, 1 हो गया, 4⁴ 2 आ गया, 4⁴ sin² प्लस 4⁴ इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आ जाएगा 2 इधर जाके। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो कब, जब ये दोनों आपस में इक्वल, दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, sin² और cos², जब दोनों की वैल्यू कितनी हो 1/2, 45 हो, 135 हो, क्योंकि स्क्वायर आया हुआ है, स्क्वायर है तो वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे क्वाड्रेंट में टी रेशियो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेशन तो है ही, बेटा इक्वल टू होना चाहिए ना कुछ, आपके पास तो जस्ट ये दिया हुआ है 4⁴ प्लस 4⁴ केवल इतना है, इक्वल टू इक्वेशन है ही। अगर इक्वल टू कुछ होता तो मैं इसको ब्रेक कर देता, 4 और साथ में 4 की पावर -sin², वो अपॉन में आ जाता 4 की पावर sin²। लेकिन इक्वल टू क्या, इक्वेशन जब आप सोल्व कर रहे हो उस केस में फिर ये 4 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन अगर ये 4 नहीं होता तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती। अब इस 4 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, 4 नहीं होता तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती, कोई भी रियल नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। रीजन हो गया यही से, अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है 1/x भी पॉजिटिव होगा,
x प्लस 1/x, x और 1/x के ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं। कोई भी रियल नंबर हो, अगर वो पॉजिटिव है तो रियल नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 या उससे बड़ा। अगर वो नेगेटिव है x तो x प्लस 1/x -2 या उससे छोटा। कई बार पूछ लेता है, आपसे कह देगा sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू 3 है। Then find the value of sin x raised to power n plus cos x raised to power n प्लस cos भी आ सकता है आपके पास, या फिर इसके अंदर sin x sin y और sin z दिए गए, cos x की पावर n और sin y की पावर n और sin z की पावर n। एक्सट्रीम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सट्रीम वैल्यू आपको पता है कि sin x की जो वैल्यू हो -1 से +1 के बीच में होती है। sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से +1 के बीच में। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तीनों का सम 3 कब आ सकता है? जब तीनों अपनी कौन सी वैल्यू एक्वायर करें? मैक्सिमम। मतलब sin x भी 1 हो, sin y भी 1 हो और sin z भी 1 हो। और वो कब पॉसिबल है? व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू y। अगर क्वाड्रेंट्स दिए हुए नहीं है तो अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करें। 26 अगर क्वाड्रेंट दिया हुआ नहीं है तो अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करें। अगर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पर आपके पास अब sin x sin y और sin z तीनों 1 होंगे, तभी ये सम 3 आ सकता है। sin x की वैल्यू 1 है, ये भी sin y भी 1 है, ये भी 1 है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्टिव प्रोसेस या मेथड उसमें यूज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन। एक थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। कुछ एक टर्म्स आपको एपी में दी हुई है। इफ वी एड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड each term of an AP arithmetic progression by a non-zero constant, then resulting terms will also be in AP। एक आध जगह यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट। कोई भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, उसकी प्रत्येक टर्म में कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्टिंग जो टर्म्स आएंगी वो भी एपी में ही रहेंगी। उनका एपी नेचर डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपके पास जर्नल एपी है ए प्लस बी, ए प्लस 2b एंड सो ऑन, ए प्लस के, ए प्लस के प्लस डी, ए प्लस के प्लस 2d एंड सो ऑन, ये भी एपी में -7 ले लो। हर जगह यहाँ पर के ऐड किया प्रत्येक टर्म में से, प्लस के या माइनस के, प्लस का डी और प्लस का 2d एवरी रहेगा। प्लस माइनस केवल यहाँ पर मैंने के के साथ दिया है। प्लस लेने का मतलब है प्रत्येक टर्म में मैं के ऐड कर रहा हूँ, और माइनस का मतलब है प्रत्येक टर्म में से मैं के सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। रिजल्टिंग जो टर्म्स हैं वो भी एपी में ही होगी। एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी होगा, फर्स्ट टर्म भी होगी। फर्स्ट टर्म अगर मैंने ऐड किया, पहले फर्स्ट टर्म ए थी, अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई? ए प्लस के। पहले जो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए थी, अब वो फर्स्ट टर्म क्या आ गई? ए प्लस के आ गई। पहले कॉमन डिफरेंस क्या था? डी था। अब यहाँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? डी। मतलब प्रत्येक टर्म में एक कांस्टेंट के मैंने ऐड किया, फर्स्ट टर्म तो चेंज हो गई, जो पहले ए थी वो ए प्लस के बन गई, लेकिन कॉमन डिफरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब प्रत्येक टर्म में से आप के सबट्रैक्ट कर दो, ए माइनस के प्लस डी, या इस माइनस के को बाद में लिख सकते हो ए प्लस डी माइनस के, ए प्लस 2d माइनस के, ये नंबर्स भी एक में। जो फर्स्ट टर्म पहले ए था, अब वो फर्स्ट टर्म क्या बन गया ए माइनस के। कॉमन डिफरेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पहले कॉमन डिफरेंस डी था, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो, अब की बार भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है डी आ रहा है। यानी कि ऐड और सबट्रैक्ट करते इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज हो रहा है फर्स्ट। मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक टर्म को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए प्लस डी, के इंटू ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये जीएपी में। यहाँ फर्स्ट टर्म भी चेंज हो गई, फर्स्ट टर्म जो पहले ए था वो के ए बन गया, के ए प्लस के डी में से के माइनस करोगे तो जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है वो कितना आ जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक टर्म को अगर मैं कांस्टेंट के से डिवाइड करूँगा तो उस केस में फर्स्ट टर्म भी चेंज होगी ए बाई के, और कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा डी बाई के। जो टर्म्स एपी में हैं प्रत्येक टर्म को मैं कांस्टेंट, ध्यान रहे नॉन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, फर्स्ट टर्म भी चेंज होगी, कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा। लेकिन ऐड और सबट्रैक्ट करते समय केवल और केवल फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक तो क्वेश्चन और भी दिए गए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, a given number of terms are called in HP if their reciprocals are in AP। मतलब कौन सी टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी, जिन टर्म्स का रेसिप्रोकल हम लें और वो हमें किसमें मिले, एक में। कोई भी टर्म यहाँ पर भी जीरो नहीं, क्योंकि कोई भी टर्म अगर जीरो दी हुई है फॉर एवरी एपी हैविंग नॉन जीरो टर्म्स, सारी की सारी टर्म कैसी हैं नॉन जीरो, देयर विल बी ए कोरस्पॉन्डिंग एचपी, एंड फॉर एवरी एचपी देयर विल बी ए कोरस्पॉन्डिंग एपी। जो जर्नल हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी, इट विल बी 1 बाई ए प्लस डी, 1 बाई ए प्लस 2d एंड सो। nth जो टर्म हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, कोरस्पॉन्डिंग एपी की nth टर्म का रेसिप्रोकल, nth टर्म ऑफ एचपी। हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म हमारे पास क्या होगी, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग AP, that is 1 upon a plus n minus 1 into a। AP की कोई भी दो टर्म दे रखी है, उन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप ए और डी निकालते हो। अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई भी दो टर्म दी हुई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, और वहाँ से हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकलवा रहा है, उस केस में हमारे पास जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ टर्म ऑफ एन एचपी इज 5 एंड फिफ्थ टर्म इज 4। फोर्थ टर्म जो है एचपी की 5 है और फिफ्थ टर्म जो है वो 4 है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर 20th टर्म निकालो। 20th टर्म हमारे पास HP की nth टर्म निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कोरस्पॉन्डिंग AP की nth टर्म निकालनी पड़ेगी। और AP की nth टर्म निकालने का मतलब है मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उस AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग AP, जो कोरस्पॉन्डिंग AP है उसकी फोर्थ टर्म 1/5 होगी, एंड फिफ्थ टर्म
ऑफ कोरस्पॉन्डिंग AP। ये 1/4 है। अब AP की दो टर्म है मेरे पास, AP की फर्स्ट टर्म A ले लो, कॉमन डिफरेंस D ले लो, तो फोर्थ टर्म क्या आ गई A + 3D। A + 3D कितना है 1/5। फिफ्थ टर्म क्या है A + 4D 1/4, माइनस कर दिया क्या आएगा -D = 1/5 - 1/4। 20 एलसीएम आ गया 4 - 5 -D = -1/20। D कितना आ गया 1/2। D की वैल्यू पुट करो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, क्या आएगा A आएगा। A और D कोरस्पॉन्डिंग जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 20 टर्म निकलवा रहा है HP, कोरस्पॉन्डिंग जो AP है उसकी 20 टर्म निकालो पहले, और उसका क्या लेंगे लास्ट में रेसिप्रोकल। वो हमारे पास इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म आ जाएगी 20। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आपको AP तक पहुंचना पड़ेगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म आपको दी हुई है, उस केस में आप उस टर्म का रेसिप्रोकल लो, वो कोरस्पॉन्डिंग AP की वो टर्म आ जाएगी जो आपको HP की। बेटा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/A 1/A A⁻n। भाई बातें नहीं, देखो पढ़ाते समय बिल्कुल आपको फ्री छोड़ा हुआ है, बीच में बात करने का मतलब है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो जिस टाइम में पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम बोलते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, इसको रिपीट कर दो, अदरवाइज बीच में बातें ना करें। तो कारण दो ये, या तो जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, या 1 घंटा भी चुपचाप नहीं बैठ सकते तो अगर बात की 1/A A⁻n + B⁻n अपॉन में A⁻n + 1 + B⁻n + 1, और साथ में 1/B जो है वो AP में दिए हुए। आपसे पूछ रहे हैं n की वैल्यू बताओ क्या होगी, व्हाट इज n। जब ये 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मिल जाए, और एक इसके अंदर प्रॉपर मेथड है 2 टाइम्स ऑफ A⁻n + B⁻n अपॉन में A⁻n + 1 + B⁻n + 1 इट इज इक्वल टू 1/A + 1/A। कोई भी 3 नंबर अगर AP में है तो बीच वाले का डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल। एलसीएम ले लो, यहाँ पर AP एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा A + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आके मल्टीप्लाई एक बार 2 टाइम्स हो। AP को A⁻n से मल्टीप्लाई करूँगा A⁻n + 1 × B, AB को B⁻n से मल्टीप्लाई करूँगा A × B⁻n + 1, A को A⁻n + 1 से A⁻n + 2, A को B⁻n + 1 से A × B⁻n + 1, B को A⁻n + 1 से B × A⁻n + 1, और साथ में B⁻n + 2। 2 टाइम्स है A⁻n + 1 × B, इसका ट्वाइस है यहाँ पर A⁻n + 1 × B, 1 टाइम्स राइट साइड में, लेफ्ट में ले आओ 1 टाइम्स बच जाएगा A⁻n + 1 × B का। A × B⁻n + 1 का यहाँ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, ठीक है, और A × B⁻n + 1 का यहाँ 1 टाइम्स है, लेफ्ट में आया माइनस के लिए भी 1 टाइम्स बच गया A × B⁻n + 1। बाकी राइट साइड में क्या बचा, A⁻n + 2 बचा और B⁻n + 1 बचा, A⁻n + 1 और B⁻n + 1, A⁻n + 2 और B⁻n + 2 लेफ्ट में ले आओ, जिसमें जहाँ A की पावर में n है उसको A⁻n वाली टर्म के साथ एडजस्ट कर दो, लेफ्ट में लेके आके मैं A⁻n + 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से B बचा या माइनस A लिख रहे हैं, इसको लेफ्ट में लेके आ रहे हैं B⁻n + 1 कॉमन निकाल रहे हैं, A बचेगा और B⁻n + 1 लेफ्ट में आके -B, तो फिर कर उसके दे दो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ A और B आपस में इक्वल नहीं है, A और B आपस में इक्वल नहीं है। कल मैंने बताया था कि जब नंबर आपस में इक्वल है
पहला और तीसरा नंबर सेम है, दूसरा नंबर भी इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करोगे, डिवाइड, अभी तो अर्थमेटिक में निकलता है। बताया था कल कि ऐसी सीक्वेंस जिसके सारी के सारे टर्म इक्वल हैं वो साइमल्टेनियसली एक एपीबी होती है और एक जीपीबी होती है। एपी विद कॉमन डिफरेंस 0 एंड जीपी विद कॉमन रेशियो 1। कोई भी आपको टर्म्स 4-5 टर्म कह रहा है कि एपी में भी है और जीपी में भी है वही टर्म, इसका मतलब वो सारे के सारे टर्म आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ से ए और बी डिफरेंट है तो यहाँ से मैंने a माइनस बी कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके आपके पास क्या बचेगा, b माइनस ए कैंसिल करोगे, a माइनस बी कैंसिल करोगे, a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1 इक्वल टू 0 आ गया, या इक्वल टू दिस, a की पावर n+1 इक्वल टू b की पावर n+1। a और b डिफरेंट बेस है, उनकी पावर सेम, इक्वल आ रही है वैल्यू, डिफरेंट बेस पावर उनकी सेम और वैल्यू इक्वल, कब पॉसिबल है, जब दोनों की पावर जो सेम पावर वो इक्वल टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हो a/b की पावर n+1 इक्वल टू 1, और 1 को क्या लिख दिया, a/b की पावर 0। इसका मतलब n+1 क्या आ गया, 0। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -। अब आप चेक भी कर लें एक बार कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी। इसमें n की जगह -1 करके देखो क्या बनेगा, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन में a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो ऊपर क्या आया 1/a प्लस 1/b और अपॉन में क्या होगा, और वो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा इसका और इसका मतलब n की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ गई, -1। एक इसमें कह रहे हैं नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच रिमेन्स अनचेंज्ड बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which remains unchanged by squaring their roots। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके रूट्स हैं, उन रूट्स का स्क्वायर कर दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होगी, number of quadratic equations which remains unchanged by squaring their roots। मतलब अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की संख्या जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर उनके रूट्स का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि एक तरफ तो मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं जिसके रूट अल्फा और बीटा है, और एक तरफ मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम आनी चाहिए, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम। कैसे, दैट इज जब ये रूट्स आपस में उसी इक्वेशन के रूट्स ये हैं और उसी इक्वेशन के रूट्स ये हैं, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। जब रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ गया, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो उनका सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट्स का सम रूट्स के सम के इक्वल प्रोडक्ट। अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। क्या इसको मैं अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, एक तरफ ले आऊँ, कैंसिल मत कर देना,
कभी अल्फा बीटा से अल्फा बीटा को कैंसिल कर दो, अल्फा बीटा लेफ्ट में लाके कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस अल्फा बीटा या अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू अल्फा बीटा या तो 0 होगा या अल्फा इंटू बीटा बनाएगा। अल्फा बीटा 0 या तो अल्फा 0 है बीटा 0, आइदर अल्फा 0 और बीटा 0 और अल्फा बीटा 1। अल्फा या बीटा में से मैं किसी एक को 0 पुट कर रहा हूं, यहां जाओ वापस अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा को 0 पुट किया तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया बीटा स्क्वायर, लेफ्ट में ले बीटा इंटू 1 माइनस बीटा 0, बीटा की वैल्यू 0 या फिर बीटा की वैल्यू। इसका मतलब अल्फा को 0 लेने से मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 0 या फिर 1। इसका मतलब यहाँ पर जो रूट्स आपके पास हैं 0 0 पहली पॉसिबिलिटी, अल्फा भी 0 लिया बीटा भी 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी अल्फा 0 लिया बीटा 1 है। अगर आप बीटा को 0 लेते हो, अगर मैंने बीटा को 0 ले लिया इसकी बजाय, बीटा को अगर मैं 0 ले रहा हूं तो बिल्कुल सेम लाइन से अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई। देखो इसी क्वेश्चन में दो तरीके से हमारा क्वेश्चन जाएगा और दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट मिलेगा। दो पॉसिबिलिटी है और दोनों केसेस में आंसर भी डिफरेंट है। यहाँ जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की संख्या बताओ, बीटा 0 है तो अल्फा 0 है 1, यानी कि रूट्स क्या क्या है 0 0, बीटा 0 है और अल्फा 0 है, बीटा 0 है अल्फा कितना आ रहा है 1। अब इन रूट्स में और इन रूट्स में कोई फर्क है। एक तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक रूट 0 अल्फा 0 और बीटा 1 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और दूसरी तरफ मैं कह दूँ कि अल्फा 1 और बीटा 0 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगी अलग अलग बनेगी? बोलो सेम बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 काउंट ना होके कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, पहले तो 2, कहाँ से, या तो अल्फा 0 या फिर बीटा 0। अब ये पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की संख्या और कितनी आएगी जहां अल्फा बीटा 1 होगा। अल्फा बीटा अगर 1 है तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, इसको तो आपने यूज कर ही लिया, पर्टिकुलर वैल्यूज तक पहुंचेंगे तो इसका यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा, क्या इसको मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कह सकता हूं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा। अब मेरे पास अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, रख दूं मैं इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा को सपोज मैंने टी पुट कर लिया, एक्स कोई भी नाम दे दो एक बार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी टी स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा पर की तरफ जाएगा माइनस का टी और माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए इसकी, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आ गई 2 और माइनस 1, मतलब जहां अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होगी वहां अल्फा प्लस बीटा या तो 2 आएगा या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 आएगा। अब आप इसमें पॉसिबिलिटी और बता दो, अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा और बीटा दोनों भाई, अल्फा प्लस बीटा भी 1 होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी 1, अल्फा प्लस बीटा 2 हो और अल्फा इंटू बीटा 1 हो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, आप कहोगे दोनों 1 कैसे है, यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन अल्फा, रख दो बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा का सम 2 आ रहा है। क्या होता है, कोई भी रियल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 या उससे बड़ा, 2 कब आएगा, जब दोनों आपस में 1 के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास अल्फा कितना आ गया, तो यहाँ से तो आपके पास आया अल्फा और बीटा दोनों 1, एक पॉसिबिलिटी है आगे दोनों 1। अब अल्फा इंटू बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है,
अल्फा इंटू बीटा 1 एक और पॉसिबिलिटी है, -1 और -1। अल्फा इंटू बीटा 1 हमारे पास एक और केस में आ सकता है। किस केस में? जब दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं? -1। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा -1 नहीं आना, तो वो -2 इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ परमिटेड नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी है जहाँ अल्फा और बीटा नॉन रियल होगा। अल्फा ले लिया मैंने ओमेगा अल्फा और बीटा ले लिया ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। यूनिटी के क्यूब रूट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है तीनों का सम 0 और तीनों का प्रोडक्ट। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा ओमेगा क्यूब जो 1 हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये प्लस का 1 कर लेकर जाके क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक तो कहते नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स, हमारा आंसर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की संख्या 3। आंसर क्या होगा? 3। क्योंकि फोर्थ जो केस मेरे पास आ रहा है ना, उसमें रूट्स जो है वो रियल नहीं है। क्या है रूट्स? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। रूट्स जो हैं वो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं जो रियल नहीं। बताया होगा ना एक बार? अरे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताया होगा। यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, एक रियल होता है, 2 इमेजिनरी होते हैं। एक ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहे नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स which remains unaffected by squaring their roots, our answer will be 3 quadratic equations will be there। कौन कौन सी बता सकते हो? एक तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 और एक x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों रूट्स कहेंगे 0, यहाँ एक रूट क्या आएगा 0 और एक रूट 1, और यहाँ दोनों रूट आपस में किसके इक्वल है? यानी कि एक केस में अल्फा और बीटा बना रहा है, एक केस में अल्फा और बीटा दोनों 0 आ रहे हैं, ठीक है 0, और एक केस में एक रूट 0 और दूसरा रूट हमारे पास क्या है। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह रहा था कि आपसे पूछे कि भी ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा इनकी संख्या बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा वेयर अल्फा बीटा रिप्रेजेंट्स the roots of a quadratic equation which remains unaffected unchanged by squaring their roots. In that case our answer will change। एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या will be increased by 1। मैं केवल रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ, ओनली रियल रूट्स। उस केस में पहला ऑर्डर्ड पेयर 0 0, अल्फा 0 बीटा 1, उसके बाद अल्फा 1 और बीटा 0 दोनों काउंट होंगे, और अल्फा भी 1 और बीटा। एक तरफ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रहा है, इन दोनों केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगी। रूट्स चाहे 0 और 1 हो या 1 और 0, दोनों केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगी। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछ रहा है तो आंसर 3 हैविंग रियल रूट्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। तो उस केस में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या 4। अगर ये रियल हटा देता है तो उस केस में आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर और बढ़ जाएंगे, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और दूसरा ओमेगा स्क्वायर और रियल वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स रियल या इमेजिनरी कुछ भी आए, जो उन रूट्स का स्क्वायर करने से उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आवर आंसर विल बी 4। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स कैसे हों, रियल हों, और जो रूट्स का स्क्वायर करने से उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी संख्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की संख्या कितनी है? क्लियर?
सिर्फ रूट लिखा हुआ हाँ उसमें दोनों केस का ओनली रूट्स लिखा हुआ है तो इमेजिनरी वाला पोर्शन भी आपको काउंट करना है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक गुड़िया ने और एक क्वेश्चन पूछा तो शायद उस दिन आई नहीं, अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था कि a माइनस टू और a प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है, इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करना है कैसे सोल्व करें। ठीक है, इसमें बेटा बार बार बताया था आपके पास a x b कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये वेरिएबल जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं इनको जीरो पुट करके आप कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू निकालो। कोरस्पॉन्डिंग a माइनस फाइव छोटा है, सबसे छोटे वाले को पहले लिखना असेंडिंग ऑर्डर में, इसको जीरो पुट करने से a की वैल्यू 2 आ रही है तो इसके राइट में मिलेगा। फैक्टर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नंबरेटर में हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में हो सकते हैं। प्रत्येक फैक्टर को जीरो पुट करके आपको जो इन्वॉल्व्ड वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालना है। जो राइट मोस्ट इंटरवल होगा राइट मोस्ट उसमें ये सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे कितने ही फैक्टर हों सारे के सारे पॉजिटिव। जब सारे पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और उसके बाद अल्टरनेट यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर इस केस में आपके पास आ जाए x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, हमने बात की थी कि सभी फैक्टर्स की सिंगल पावर अपीयर होगी। अगर कोई फैक्टर रिपीट हो रहा हो और उसमें भी पावर इवन हो तो -2 जिस फैक्टर में इवन पावर अपीयर हो रही है उसके एडजेसेंट जो इंटरवल्स हैं वहाँ साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ से मैं इसके सॉल्यूशन निकालूँ ना कि इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बता दूँ, हालांकि इन फैक्टर्स को जीरो पुट करने से x की वैल्यू -3 आएगी सबसे छोटी, फिर -2 और उसके बाद -1। राइट मोस्ट में पॉजिटिव नो डाउट, यहाँ नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो मेन पॉइंट था इस -2 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, 2 के सराउंडिंग में जो साइन चेंज हो रहा है ना -3, -1 और 2, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव है। 2 के सराउंडिंग में 2 से स्लाइटली ग्रेटर और 2 से स्लाइटली लेस के लिए अगर इस प्रोडक्ट का साइन चेंज हो रहा है तो कौन से फैक्टर के ऊपर है वो जिम्मेवारी कि भी ये बड़ा जो फैक्टर है ये साइन चेंज करेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि 2 के लेफ्ट और राइट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रोडक्ट का साइन चेंज हो रहा है तो इस प्रोडक्ट का साइन चेंज करने की जिम्मेवारी कौन से फैक्टर की है, x-2 की। क्यों? क्योंकि 2 से जस्ट ग्रेटर होते ही 2.1 है, ये फैक्टर कैसा है पॉजिटिव, और 1.9 के लिए फैक्टर कैसा है नेगेटिव। 2.1 और 1.9 के लिए क्या इस फैक्टर और इस फैक्टर के साइन में कोई चेंज आएगा? अगर x की जगह मैं 2.1 रख रहा हूँ तब भी ये पॉजिटिव है, और 1.9 रख रहा हूँ तब भी ये पॉजिटिव है। 2.1 या 1.9 रख रहा हूँ ये पॉजिटिव है। मतलब 2 के लेफ्ट और राइट में जो साइन चेंज हो रहा है वो साइन चेंज करने की जिम्मेवारी किस पर थी, जो फैक्टर x = 2 पर 0 आ रहा है। 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 2 से छोटे के लिए नेगेटिव। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ स्क्वायर आ रहा है इसमें, चलो इसको माइनस ही कर लो, -1 और 2। अब मैं इसमें रख रहा हूँ x की जगह 2.1 और x की जगह रख रहा हूँ 1.9, क्या इसका साइन चेंज होगा? 2.1 रखा तो 0.1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 1.9 रखा तो -0.1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव। ऐसे फैक्टर्स जिनकी इवन पावर अपीयर हो रही है उनके सराउंडिंग में आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका साइन चेंज नहीं होगा। जो साइन 2 के राइट में था, अब यहाँ पर केस आपके पास है x-2 का स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव होगा। मतलब 2 इस फैक्टर को 0 पुट करने से जहाँ आपके पास
जो भी x की वैल्यू आ रही है उसके लेफ्ट और राइट में जो हम अल्टरनेटली साइन चेंज कर रहे थे वो साइन चेंज नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर तो फिर चेंज होगा, केवल 2 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज नहीं होगा, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेटली नेगेटिव और ये। एक आध क्वेश्चन इस टाइप का निकाल कर देखना, कल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम फिर से बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा जो असाइनमेंट है इसके सारे के सारे क्वेश्चन कल निकले हुए हैं, इन द सेंस कि हर क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाओ, उसमें जो भी डाउट आपका है वो निकल के आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, ठीक है। तो डाउट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद अब इसमें शायद मेरे हिसाब से दोनों का कंबाइंड अगर मैं सिलेबस की बात करूँ